हे गाइस, वेलकम टू डायनामिक्स। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता। अब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब हमने देख लिया कि भारत का क्षेत्र क्या है। अब पार्ट 1 था ये भारत का क्षेत्र। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, भारत के लोग कौन कौन से हैं। पार्ट 3 में देखेंगे उनके अधिकार। पार्ट 4 में देखेंगे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सो ऑन। वी विल कनेक्ट विद द Lakshmikant. So let's start with this class with this motivational quote. No job is big or small. तो guys, we all know कि हम सभी लोग किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है ना कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसे आप प्यार करें। We must love our job. We must give our 100% to whatever we are doing. ओके अगर आप किसी को होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ 100% दें। अगर आप किसी जगह पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ आप अपना 100% दें, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और यही हमारे लाइफ का मेन मोटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी काम पे 100% देते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, तो आपको वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे आज मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने नॉलेजेस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग 100% टू वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप का ना एक डेडलाइन है, इसको आप याद रखिएगा। ये डेट को आपको पता है। आप कहोगे क्या सर, क्या बता रहे हो, ये तो सबको पता है, दिस इज रिपब्लिक डे। और क्या हुआ था, तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था, क्योंकि हमने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया था 1930 से, इसीलिए हमने 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। तो ये डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सिटीजनशिप को लेके, ये समझते हैं। सबसे पहले हम इसको जानने के पहले कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी ड्राफ्ट आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पर डील कर रहे हैं इन दैट पार्टिकुलर CAD, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब ये कि 1950 से पहले और 1947 के बाद जो देश की स्थिति थी उस समय, किन्हें नागरिकता देनी है, किन्हें नागरिकता नहीं देनी है, इन स्थितियों को गौर करते हुए ये सिटीजनशिप बनाया गया। वो देखिए BR अम्बेडकर और हमारे थिंकर्स की सोच कितनी बड़ी थी। उन्हें पता था कि फ्यूचर में नई चैलेंजेस आएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब जब नई चैलेंजेस आएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो उसको नए तरीके से डील करना होगा। तो अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाध्य कर देता कि आपको इतने ही लोगों को सिटीजनशिप देनी है, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। दैट इज द रीजन BR अम्बेडकर सेड रेस्ट लेफ्ट विथ पार्लियामेंट इट कंसीडर्ड फिट्स। रेस्ट मतलब 1950 के 26 जनवरी के बाद किसे सिटीजनशिप देनी है, किसे नहीं देनी है, किसकी सिटीजनशिप लेनी है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसे दे दिया गया, पार्लियामेंट को। एंड वी ऑल नो पार्लियामेंट में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सिटीजन की, तो सिटीजन की बात आती है तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक आता है सिटीजन, एक होता है एलियन। अब एलियन वो एलियन नहीं जो मार्स से आएंगे धरती पे, क्योंकि हम मार्स पे खोदाई करने जा रहे हैं। ये एलियन का मतलब है कि जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। अब सिटीजन क्या है, जो फुल मेंबर हैं इंडिया के। मतलब ये फुल मेंबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर फुल मेंबर होने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है पहला कि अगर हम फंडामेंटल राइट को देखें तो फंडामेंटल राइट के लिए एक फ़ोन नंबर है, आप याद रखें 15 16 19 29 30। 15 16 19 29 30 ये जो फ़ोन नंबर है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। वो इंडियंस जो इंडिया के सिटीजन हैं, वो नहीं जो इंडिया में रह रहे हैं, वो नहीं जो वीज़ा लेकर इंडिया आए हैं घूमने के लिए, वो नहीं जो वीज़ा लेकर इंडिया पढ़ने आए, वो भी नहीं जो विदेश से इंडिया में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सुलेट हो या एम्बेसडर हो, वो भी नहीं जो WHO में UN में काम करते हैं लेकिन विदेश के हैं इंडिया में ये कोई नहीं इंडिया का सिटीजन है। वो सिटीजन जिन्हें इंडिया में क्या है, वोट देने का अधिकार। सिटीजनशिप होने का सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि वी आर हैविंग पावर टू एक्सरसाइज आवर वोटिंग राइट्स। और अगर आपको MP MLA का चुनाव लड़ना है तो भी आपको भारत का नागरिक होना होगा। और आप फ्यूचर में जब पढ़ेंगे या अभी तक पढ़े होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन होता है कि आप भारत के नागरिक हो, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट इज द रीजन
प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अटॉर्नी जनरल हो, वॉट एवर द पोस्ट यू थिंक इन योर माइंड, ऑल गोज टू द इंडियन सिटीजन। हाँ, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो भूटान, नेपाल के नागरिकों के लिए भी इंडिया में खुले हैं। जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें उन लोगों की एंट्री है। अब बात आती है कि एनिमी एलियंस या फ्रेंडली एलियंस क्या होता है। अब आपका पड़ोसी होगा, एक पड़ोसी होगा जो आपका दोस्त होगा, एक पड़ोसी होगा जो आपका दुश्मन होगा। तो एलियन के लिए भी यही कंडीशन है। फ्रेंडली एलियन वैसे सारे देश, अब जैसे अभी आज मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जून का महीना है 2021। आज क्या हमारा किसी देश के साथ झगड़ा है? नहीं, न पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, न चाइना के साथ। हमने न पाकिस्तान, चाइना, किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर नहीं किया है। तो आज दुनिया में जितने भी देश हैं वो सारे हमारे फ्रेंडली एलियंस कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा होता है, या मान लीजिए 1962 में इंडिया का वॉर चल रहा था चाइना के साथ, तो उस समय जो चाइनीज पीपल इंडिया में थे वो क्या कहलाते? एनिमी एलियन। अब वो चाइनीज पीपल अगर इंडिया में हैं तो एनिमी एलियन है, तो उनको कौन ऐसा राइट है जो नहीं मिलेगा? उनको आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट का पावर नहीं मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि उस आदमी को बिना किसी कारण के अरेस्ट या डिटेंशन से बचाव करता है। लेकिन जब आप एनिमी एलियन के पार्ट हो जाते हैं तो आपको उस सुविधा से वंचित कर दिया जाता है संविधान का। ये बेसिक चीज है सिटीजनशिप और एलियन को। होप आपको समझ में आया होगा। अब आप मान लीजिए कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको डाउट्स है, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, फिर भी डाउट दूर नहीं होता है, हो सकता है मेरे वीडियोस में कुछ पॉइंट रह गई हों, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ें, नीलांशु सर सर्च करें, वहाँ मैं मिलूंगा। आप मुझे वहाँ ज्वाइन करें और अपना क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पूछें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, या अगले वीडियो में उसको जरूर से जरूर डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर डाउट्स क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा तो मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन हर संडे को लाऊं, ताकि आपके डाउट्स को वहाँ डिस्कस किया जा सके। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने बताया था कि 26 जनवरी इज डेडलाइन। 26 जनवरी से पहले, 26 जनवरी के बाद किस तरह से सिटीजनशिप लागू होता है वो बताते हैं। 26 जनवरी से पहले हमारा संविधान जो है ना, वो सिटीजनशिप के बारे में सारी रूल रेगुलेशन को बयां करता है। लेकिन आफ्टर 26 जनवरी 1950 संविधान कहता है कि जैसा पार्लियामेंट कहेगा वैसा हम आपको करने के लिए परमिशन देते हैं। तो इन दैट केस भारत की पार्लियामेंट लाती है 1955 में सिटीजनशिप एक्ट। अब हम लोग सिटीजनशिप एक्ट को भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और सारे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप को लेके उनको भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें जैसे लाइक OCI, NRI, PIO एंड NRC, NPR, आप सबके दिमाग में सब चल रहा है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक पोर्शन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6(5) को जानने से पहले मैं देख लेते हैं कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक डील करता है सिटीजनशिप से, जो कि संविधान के पार्ट 2 में आता है, ये याद रखिएगा। अब सबसे पहला जो आर्टिकल है वो डोमिसाइल के बारे में बात कर, जो इंडिया में जन्म लिया, जिनका मिट्टी से सरोकार है वो। दूसरा जो पाकिस्तान से यहां आए। तीसरा जो पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से लौट कर यहां आए। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो आज़ादी के समय छुट्टी मनाने गए होंगे, उन लोगों के लिए भी अलग सिटीजनशिप की व्यवस्था है। उसके अलावा कहा गया है संविधान में कि नो डुअल सिटीजनशिप। आप लोगों को कभी न कभी कोई बोलता होगा कि OCI कार्ड होल्डर है तो दैट इज अ टाइप ऑफ डुअल सिटीजनशिप। नो, बिकॉज OCI कार्ड होल्डर आर नॉट अलाउड टू वोट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। और आप अगर सिटीजन हैं तो क्या आपको सिटीजनशिप के लिए रिन्यूअल कराना पड़ेगा? क्या नहीं कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले आता है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल के लिए क्या बात होती है? अब जैसे ये प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ये अपना पासपोर्ट लिए है, ये किसी दूसरे देश का, इसे हम इंडिया कर देते हैं। अब ये अच्छा पासपोर्ट लिए हुए है, इट मीन्स कि इंडिया का सिटीजन है। मतलब ये कि अगर आप मैं, हम, आप सब भारत की आज़ादी के समय इंडिया के नागरिक हों और कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो कि आगे भी हम भारत में ही रहें, तो हमें ऑटोमेटिक, हमें क्या होगा? ऑटोमेटिक भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब हमें कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप की बात होती है, उसको और डिस्क्राइब करते हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है कि हम इंडिया में जन्म लिए हों,
या इंडिया में रह रहे हों और चाह रहे हों कि हम इंडिया में ही आगे रहें। ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल का मतलब बॉर्न इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया एंड वांट टू कंटिन्यू लिविंग इन इंडिया। ओके, देन यू विल ग्रांट सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ? तो 26 जनवरी 1950, दैट इज द इंपॉर्टेंट डेट। अगर आप, मैं, मेरे परदादा, जिस तरह मेरे परदादा भारत आज़ाद हुआ, अब भारत जब आज़ाद हुआ, मेरे दादा थे, मेरी दादी थी उस समय, तो क्या वो भारत के नागरिक कैसे होते? वो भारत के नागरिक इस तरह से होते कि उन्होंने भारत में जन्म लिया, ये उनकी हो गई योग्यता। दूसरा, वो भारत में रह रहे थे उस समय, मतलब वो माइग्रेट करके पाकिस्तान नहीं गए थे। तीसरा, वो इंडिया में आगे भी रहना चाहते थे, वो इनको इंडिया छोड़ने से कोई मतलब नहीं था, तो उन्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल गया। दैट्स इट, नथिंग इज स्पेशल इन दैट। क्लियर? आगे बात आती है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस। जो इंडिया, इंडियन टेरिटरी का मतलब यहां होता क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक, आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक तो हो गया कि वो जन्म लिया हो, बच्चा चिंटू सा बच्चा जन्म लिया हो, ये देखिए, ये बच्चा यहां अगर जन्म लिया तो भारत का नागरिक होगा। अब ये जन्म लिया अमेरिका में, लेकिन अगर इसके मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। Who has been ordinarily resident of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement। मतलब ये कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो वो 5 साल पहले 1945 से इंडिया में रह रहा हो, तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक होगा। समझ में आया? ये है ऑटोमेटिक, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना, एप्लीकेशन देना है ना, कुछ करना है। करना क्या है? या तो आप भारत में जन्म लिए हो, या आपके मम्मी या पापा कोई भारत के नागरिक हो, या भारत में जन्म लिए हो। और तीसरा, अगर आप इंडिया में ऑर्डिनरी रह रहे हैं, मतलब हो सकता है कोई विदेश से आया हो, यहाँ रह रहा हो बिना किसी सिटीजनशिप के इंडिया का, तो अगर वो 5 साल से रह रहा है, मतलब 1945 से 1950 तक रह रहा है, तो उसे इट ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ वर्ड जो सेल है बहुत, मतलब उनको देना है, उनकी सिटीजनशिप से हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 कहता है माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का क्या? बिफोर 19 जुलाई 1948 अगर कोई आदमी पाकिस्तान से इंडिया आता है, अब आप जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ भारत का, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, इस तरह से अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के। तो जो लोग 19 जुलाई, याद रखिएगा कितने जुलाई? 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गए ना, और भारत में जन्म लिए हैं ना, आइदर ऑफ हिज पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हैं ना, तो उनको दे देंगे हम सिंगल ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। ठीक, लेकिन अगर वो उस दिन के बाद, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उन्हें 6 महीना इंडिया में रहना होगा, फिर वो एप्लीकेशन देंगे, तब उनकी बात को मानी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 महीना इंडिया में रहेगा, क्या उन्होंने बोला हम मान लेंगे? इतने बड़े बुड़बक हम थोड़ी हैं, कुछ तो पेपर होगा सर। दैट्स इट। आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। A person who has migrated to territory of India from territory now included in Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of। क्या बोला मैंने? उनको मान लिया जाएगा कि वो इंडिया के सिटीजन है, अगर क्या? अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले। अब देखिए ये जो लाइंस है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। मैंने कोई छेड़छाड़, कोई शॉर्ट करना, कोई लॉन्ग, मैं आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ा रहा हूँ। In case where such person had so migrated on or after the 19th day of July 9, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से नहीं लिखा जाता है 19 जुलाई 1948, यहाँ लिखा जाता है 19th day of July 1948 he has been registered a citizen of India by an officer appointed in the behalf of government of Dominion। अब देखिए डोमिनियन का मतलब मैंने पहले भी बताया, फिर बता दूं कि ब्रिटिश हमें आज़ादी तो दे दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम आज भी ब्रिटिश के अंडर में है, डेट इज कॉल्ड द डोमिनियन। और जब तक 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, हम ब्रिटिश के डोमिनियन थे। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयर आफ्टर सच ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मैनर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। मतलब मैंने बोला 19 जुलाई के पहले आप इंडिया आ गए पाकिस्तान से,
लो भाई आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, क्योंकि आप भारत में बॉर्न लिए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न लिए थे, या आपके कोई पेरेंट भारत में जन्म लिए थे। लेकिन अगर उसके बाद आप आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको 6 मंथ रहना होगा, प्लस आपको एप्लीकेशन देना होगा ऑफिसर के पास। अब एप्लीकेशन ऑफिसर के पास आप देते हैं और ऑफिसर को जो शेड्यूल मिला होगा भारत सरकार के उस हिसाब से वो आपको सिटीजनशिप दे देगा। Provided that no person shall be registered unless he has been resident in India dated of at least 6 months immediately preceding the date of application। अब देखिए यहाँ लिखा है 6 महीना एट लिस्ट, 6 महीने ज्यादा भी आप रह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कम से कम 6 महीना। मतलब ये कि अगर आप अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए जून में तो आपको जनवरी में आ जाना होगा। तो दैट इज द थिंग्स अबाउट आर्टिकल 6। हमने देख लिया आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है, जो इंडिया में जन्म लिया हो या किसके पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिए हो या वो इंडिया में ऑर्डिनरली रह रहा हो 5 साल प्रेयर टू 26 जनवरी 1950, तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देंगे। लेकिन जो आदमी पाकिस्तान से इंडिया आता है और 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आया है, उसको हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देंगे। लेकिन अगर उसके बाद आते हैं तो उनको सिटीजनशिप हम देंगे, उनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा सिटीजनशिप के लिए, लेकिन 6 महीना इंडिया में रहना होगा तब उनको सिटीजनशिप मिलेगा। क्लियर। अब आती है बात, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान गए, वहां पता चला कि अरे ये तो हमारा घर है ही नहीं, जो सोच के गए थे वो होने वाला नहीं है, तो फिर इंडिया आए। अब देखिए जब वो पाकिस्तान गए इंडिया आए तो हो गया प्रॉब्लम। यू विल आस्क मी व्हाट प्रॉब्लम सर जी। अब बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। अब जो आदमी इंडिया से पाकिस्तान गया ना, उसका घर हो गया खाली। अब इसका घर खाली हो गया तो जो पाकिस्तान से इंडिया आया उसको वो घर मिल गया या उस घर में रहने लगे। अब अगर सारे लोग, मान लीजिए 1 लाख लोग एक बार में इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान से, तो फिर वो कहेंगे कि मेरा घर हमको वापस दो, तो क्या हो जाएगी, एक तो ऑलरेडी इंडिया में दंगे फसाद चल रहे थे, प्रॉब्लम और बढ़ जाती। तो इसीलिए किया गया कि आपको परमिट लेना पड़ेगा। मतलब इफ यू वांट टू रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान then you need to take permit for resettlement, then you will allow to live in India and will give citizenship। अब इसके लिए क्या प्रोविजंस था। अब ऐसे लोग जो पाकिस्तान गए और a person who has after the 1st March 1947 migrated from territory of India to territory of now included in Pakistan shall not be deemed to citizenship of India। मतलब ये आजाद हुए 15 अगस्त को, 15/7/1947 को, और अगर 1/3/1947 के बाद कोई आदमी, अब पता चल गया होगा आज़ादी पार्टीशन होने वाला, तो अगर इसके बाद कोई जाता है पाकिस्तान तो ऑब्वियसली उसकी मर्जी से गया होगा। अगर ऐसा आदमी पाकिस्तान जाता है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। इट मीन्स देखिए यहाँ लिखा है शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको नागरिकता नहीं देंगे। हमसे पूछ के थोड़े ही गए थे, लेकिन अब हम तो हैं दरिया दिल हैं, तो फिर क्या करेंगे। Provided that nothing in this article shall apply to person who after having so migrated to territory now included in Pakistan has returned to territory of India under a permit। मतलब अगर आप परमिट लेके आते हैं रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न का, तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री तो मिलेगी नहीं लॉ के द्वारा। एंड एवरी सच पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर जुलाई 19 जुलाई। मतलब मान लिया जाएगा इंडियन टेरिटरी में वो माइग्रेट हो गए, तो क्या देखिए आर्टिकल 6 के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा था इन केस वेयर सच पर्सन माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of 40 ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेट। मतलब माइग्रेट होने के बाद वो अगर इंडिया में रह रहे हैं ऑर्डिनरली, उसके बाद क्या करेंगे, वही करेंगे, 6 महीना का रहेंगे, एप्लीकेशन देंगे, हैप्पी बर्थडे, आपको भी सिटीजनशिप। यही चीज यहाँ लिखा। देखिए समझना है कि ऑफ आर्टिकल 6 पर्पस ऑफ आर्टिकल 6B। अब 6B में क्या देखिए, यहाँ एक कहता है कि 19th day 1948 ठीक ऑर्डिनरली इंडिया में रही, आपको सिटीजनशिप देंगे। कब देंगे, अगर आप इंडिया में 6 महीना के लिए रहते हैं और अप्लाई करते हैं। लेकिन 6 वालों के लिए क्या था, आपके लिए कोई ऑर्डिनरी का परमिट का जरूरत नहीं था, लेकिन 7 वालों के लिए क्या, आपको परमिट चाहिए। यू हैव टू हैव योर परमिट फॉर रीसेटलमेंट एंड परमानेंट रिटर्न, तब अपर आर्टिकल 6 का क्लॉज बी अप्लाई होगा। आया बात समझ में? वेरी गुड। कितना समझ में आया मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूं समझाने के लिए। अब आता है आर्टिकल 8। अब हो गया
जो इंडिया में रह रहा है उसका सिटीजनशिप डन। इंडिया में आया पाकिस्तान से, उसका सिटीजनशिप डन। इंडिया में आया पाकिस्तान से लेकिन था इंडिया का, मतलब रिवर्स माइग्रेशन, सिटीजनशिप डन। अब बात आती है, कुछ लोग गए होंगे घूमने या भारत सरकार के काम से या भारत को आज़ाद दिलाने के लिए कहीं कहीं जो आंदोलन चल रहे थे, उन चीज़ों के लिए जो इंडिया के नागरिक आउट ऑफ इंडिया थे उनका क्या, वो भी तो हमारे ही नागरिक हैं ना भाई, तो उनको छोड़ तो नहीं देंगे। तो उनके लिए आर्टिकल 8 में व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था है देखते हैं। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देखिए क्या लिखा है, उन सिटीजन्स लोगों का राइट, वैसे पर्सन का राइट जो इंडियन ऑरिजिन के हैं, मतलब सॉरी जिनके मदर या फादर इंडिया के हो या वो उनका बॉर्न इंडिया में, वो इंडियन ऑरिजिन के कहलाएंगे। लेकिन रह कहाँ रहे हैं, कब, 26 जनवरी 1950 को रह रहे हैं तो विदेश में। उनका क्या, एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ इट्स ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा इंडिया, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडिया था वो इंडिया, नॉट पाकिस्तान, नॉट इंडिया, होल इंडिया विद प्रिंसली स्टेट एंड अदर्स, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने की कल्पना 1945 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी दैट वीडियोज, यू कैन वॉच इट देयर। तो बात क्या आई, बात ये आई कि उसके पेरेंट या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जन्म लिए हों and who is ordinarily residing in any country outside India as defined shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country where he or his time being residing on an application made by him thereof such diplomat or consular representative। मतलब सीधा मतलब है, यह है इंडिया हाउस इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में कोई आदमी रह रहा है, वो इंडियन सिटीजनशिप होगा पहला कंडीशन, या तो वो पर्सन या उसके कोई पेरेंट या कोई ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हों, तो वो सीधे जाओ इंडियन कॉन्सुलेट में, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो, फोटो चिपकाओ, दे दो, हैप्पी बर्थडे, आपका भी हो गया सिटीजनशिप। हमने देख लिया जो जन्म लिए उनका सिटीजनशिप, जो पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान से आए, सबका सिटीजनशिप हमने करवा दिया, जो विदेश में रह रहे हैं उनका भी सिटीजनशिप करवा दिया। लेकिन कुछ होंगे बंदे बहुत इंटेलिजेंट, वो क्या किए होंगे, चल गए होंगे कनाडा, कहे होंगे भाई भारत का नागरिक हूं, मुझे भी सिटीजनशिप दो, मैंने, लेकिन वो ले लेंगे कनाडा की सिटीजनशिप भी। तो भारत कहती है कि नो, इफ यू आर टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री देन यू आर डिप्राइव्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आप एक देश की नागरिकता आप ले लेते हैं तो आपको इंडियन नागरिकता नहीं, नो डुअल सिटीजनशिप। अब देखिए इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप क्यों नहीं है कि अगर हम फेडरल हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है, लेकिन हम सब कहलाते क्या हैं, इंडियन, हम सब भारतीय हैं। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री नॉट टू बी, मतलब कोई अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि बाबा तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो। No person shall be citizen of India by the virtue of Article 5 or deemed to be virtue of Article 6 or Article 8 if he voluntarily acquired citizenship। हमने देखा आर्टिकल 5 में क्या था, बॉर्न हुआ तो सिटीजनशिप मिल गया। आर्टिकल 6 में क्या था कि पाकिस्तान से यहाँ आया तो सिटीजनशिप मिल गया। आर्टिकल 8 में क्या था, जो फॉरेन लैंड में रह रहा है उसको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन लैंड में रह रहा है और वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, या पाकिस्तान गया और वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो उसे इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्लियर, ये वॉलंटरी, मतलब किसी के साथ जबरदस्ती कोई सिटीजनशिप थोड़ी देने वाला है। इतने हमारे दुनिया के देश तो अच्छे नहीं हैं। अब बात आती है सिटीजनशिप तो हो गया। अब आप जाते होंगे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का, कुछ लोग कहेंगे सर मेरे पास क्या है, तो मेरे पास भी नहीं। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन क्या इसने देखा ये सिटीजनशिप का है, यहाँ फोटो चिपकाया, फिर 5 साल बाद गया सिटीजनशिप चार्टर ऑफिस, कहा कि भाई मेरा सिटीजनशिप रिन्यू कर दो। इज इट हैपनिंग इन इंडिया? नो, दिस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया। दैट रीजन क्या है कि आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन, कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। आपको सिटीजनशिप मिल गया ना 6 में, आर्टिकल 7 में, 8 में मिल गया ना, ठीक है, मिल गया तो है तुम्हारा, तुम हो। अब कब तुम्हारी सिटीजनशिप जाएगी अभी मैं बताऊंगा। एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी प्रोविजंस इज शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब
पार्लियामेंट चाहे तो आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप जाके आप देशद्रोह का काम करोगे तो फिर बचोगे थोड़े ही, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाओगे तो सिटीजनशिप जा सकती है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अब सिटीजनशिप हो गई। अब देखिए मैंने बताया था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि वी आर डीलिंग विद प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप टू लिमिटेड पर्सन बट पार्लियामेंट वॉज अथोराइज्ड अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, लॉ एक सिंपल बनाओ काम खत्म। देखिए कितना डिटेल था, अमेंडमेंट करना होता तो पार्लियामेंट को फिर राज्यसभा लोकसभा सबसे परमिशन लेना पड़ता, हो जाता घपला। मतलब आसानी से काम नहीं होता सिटीजनशिप का, क्योंकि सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है और इसके अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे लॉ भारत सरकार आसानी से बना लेती है। नथिंग इज फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर, मतलब पार्लियामेंट के पावर को इसमें आर्टिकल में कोई भी चीजें कम नहीं करेंगी। किस चीज के लिए? एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब मतलब किसे सिटीजन देना है और किसकी सिटीजन लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा, किसी की परमिशन की उसे जरूरत नहीं। तो पाकिस्तान से पूछना नहीं पड़ेगा, यूएसए अमेरिका किसी से। वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन यार, तो फिर दूसरे देश से क्यों पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना। तो दैट इज द थिंग्स। मैं लेता हूं 5 मिनट्स का ब्रेक, आप लोग भी चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, ऐसे वीडियो आपको डायरेक्ट कंटिन्यू मिल जाएगी इसके बाद। सो वेट। हाँ तो गाइस 5 मिनट का ब्रेक समाप्त। तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। ओके चलिए। अब देखिए सिटीजनशिप जो है ना 1955 के एक एक्ट आया। अब मैंने बताया था कि क्या बोला था पार्लियामेंट ने, संविधान ने, कि सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप बाय लॉ। तो इन दैट केस संविधान लॉ बनाएंगे, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, बनाई लॉ 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए इसलिए यहाँ एक्ट लिखा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या जिक्र किया गया? इसमें जिक्र किया गया एक्विजिशन एंड लॉस, सिटीजनशिप देने का और सिटीजनशिप लेने का, दोनों बात डिस्कस की गई। अब क्यों डिस्कस की गई फिर बताता हूं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ओके दैट इज द रीजन दिस वाज हैपेंड। अब इसमें ब्रांड की बात है, ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, वैन हुशन, मोंटी कार्लो वगैरह वगैरह। अब ब्रांड में सबसे पहले आता है बी, बी मीन्स होता है बर्थ। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिस्कस करता है बर्थ, मतलब कोई जन्म लिया तो नागरिकता। दूसरा डिसेंट, किसी का ब्लड रिलेशन है ना, खूनी रिश्ता, उससे नागरिकता। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, अब जिसका ना बर्थ है ना किसी खून से रिश्ता है उसको भारत का नागरिक चाहिए, तो उसके लिए भी प्रोविजंस चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन से। अब जो इंडिया में रह रहा है बहुत दिन से तो उसको नेचुरली भारत का नागरिक बनाना है, तो उसके लिए नेचुरलाइजेशन। और भारत अगर किसी टेरिटरी को एक्वायर करती है लाइक गोवा, तो उसके लिए भी सिटीजनशिप का सिस्टम चाहिए। अब देखिए 1962 में गोवा को एक्वायर किया भारत ने। अब गोवा के नागरिक पुर्तगाल के पास रह जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, गोवा के नागरिक तो गोवा में रहेंगे, वो तो लौट के जाएंगे नहीं। फ्रेंच के पौंडीचेरी के नागरिक पौंडीचेरी में रहेंगे ना भाई, वो फ्रांस के साथ तो जाएंगे नहीं। तो उनकी नागरिकता का इंतजाम भी 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में किया गया। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसी तरह से बनाए जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। एंड ये बाद में ऐड किया गया था, फिर हटा दिया गया था। स्पेशल प्रोविजन है सिटीजनशिप फॉर अदर एंड सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसी में जिक्र है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, सब का जिक्र भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब अभी तक हमने डेट एक याद किया था 19 जुलाई 1948 और एक डेट था 26 जनवरी 1950। क्लियर है इस डेट के बारे में? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है ना तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से लेक्चर को 1.5 स्पीड में देख ले और एक इसी दिन या नेक्स्ट डे देख ले, तो कंसेप्ट पूरी याद हो जाएगी। ठीक है। अब बात आती है बर्थ की। अब कोई इंडिया में जन्म लिया, मतलब ए पर्सन बॉर्न आफ्टर 20। अब देखिए मैंने पहले बताया कि ये सारे लॉ 1955 के बाद वाले ये सब डिस्कस करते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद। अब 26 जनवरी 1950 से पहले कौन सा आर्टिकल डील कर रहा था? आर्टिकल
डील कर रहा था, सॉरी आर्टिकल 5 डील कर रहा था बर्थ बाय बॉर्न सिटीजनशिप, लेकिन अब डील करेगा अगर कोई आदमी 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1987 मतलब 26/1/1950 से 1/7/1947 के बीच में अगर कोई जन्म लेता है, या 1 जुलाई, अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्म लेता, तो मैं यहाँ जन्म लिया इसीलिए मैं यहाँ नागरिक। कोई कंडीशन नहीं कि माता पिता कहाँ के हैं, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अब उस समय का सिचुएशन था, ऐसा किया गया। बाद में सिचुएशन चेंज हुई तो क्या किया गया कि अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेते हैं और 3 दिसंबर 2004 के पहले जन्म लेते हैं, तो आपके पेरेंट में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर? पहला कंडीशन क्या है? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्म लिया तो ऑटोमेटिक नागरिकता मिल गई, उसमें नहीं देखा जाएगा कि आपके पेरेंट कहाँ के हैं। लेकिन अगर 1 जुलाई 1947 के बाद, सॉरी 87 के बाद से 2004 के 3 दिसंबर से पहले जन्म लेते हैं, देखा जाएगा कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए। क्लियर? अब अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, जैसे मेरा जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ, तो क्या देखा जाएगा मेरी नागरिकता के लिए कि मेरा जन्म हुआ हो इंडिया में और मेरे कोई एक पेरेंट भारत के नागरिक हो। क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट भारत के नागरिक थे तो मैं क्या हो गया? भारत का नागरिक ऑटोमेटिक बन गया। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो 2004 के बाद जन्म लेंगे, तो क्या इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ उस पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट। अब देखिए क्यों ऐसा किया गया, बहुत मजेदार बात मैं समझाता हूं। अब मान लीजिए कि एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, अब इनके बच्चे आए, जन्म लिए, कहीं टपके थोड़े, 4 दिसंबर 2004 को, तो ये भारत के नागरिक बन गए क्योंकि इसके दोनों पेरेंट भारत के नागरिक ऑलरेडी थे। कैसे थे वो अभी डिस्कशन कर। लेकिन अब एक भारत का नागरिक है पेरेंट, दूसरा आया कहां से? बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से आया लेकिन यहां वीजा पे रह रहा है। क्या रह रहा है? वीजा पे ऑर्डिनरी रह रहे हैं और इसने इससे शादी कर ली। अब इसे शादी कर ली तो इसके बच्चे होंगे। अब इसके बच्चे को नागरिकता क्यों मिलेगी? क्योंकि इनके एक पेरेंट इंडिया के नागरिक थे और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं था। मतलब ये कि वो वीजा पर वैलिड रीजन से इंडिया में रह रहे थे। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट मूव ऑन। अब हमने 3 डेट याद किया। पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा डेट बोलिए भाई, यहां है 1 जुलाई 1987, तीसरा डेट 3 दिसंबर 2004। मतलब 26 जनवरी 1950 के लेके 1987 के जुलाई तक अगर जन्म लिया तो ऑटोमेटिक, 1987 से 2004 के बीच में जन्म लिया तो आइदर ऑफ पेरेंट, और 2004 से टिल डेट जन्म लिया इंडिया में तो एक पेरेंट इंडियन, दूसरे पेरेंट नॉट इलीगल माइग्रेंट। क्लियर? ये ऑटोमेटिक, ये आइदर और ये एनीवन, और एक इलीगल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब बात आती है डिसेंट की। अब डिसेंट का मतलब होता है कि आपका खून से रिश्ता होना चाहिए। ठीक है? तो खून से रिश्ता का मतलब क्या होता है कि आफ्टर जनवरी 1950, 26 जनवरी 19, ये तो सबको कॉमन डेट है, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब देखिए क्या, इसको मैं मिटा दूं। अब कोई आदमी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनना चाहता है बाय डिसेंट, मतलब उसके फादर, मतलब उसके फादर, अगर फादर के साथ तो खून का रिश्ता होगा ना, ब्लड का रिलेशन होगा, तो उसके फादर अगर भारत के नागरिक हैं तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। और अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद आती है तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक के लिए क्या? सिर्फ फादर। 1992 के 10 दिसंबर के बाद क्या? आइदर, कोई एक। ठीक? उसके बाद
फिर वही डेट आ गया 3 दिसंबर 2004, बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विथ 1 ईयर डेट ऑफ बर्थ। अब क्या है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो विदेश में रह रहे हैं, जैसे एनआरआईज होते हैं, अब उनका बच्चा जन्म लिया विदेश में, अब लेकिन वो दोनों हैं भारत के नागरिक बट हैं विदेश में रह रहे हैं, तो एनआरआई हैं, तो क्या उनके बच्चों को नागरिकता हम देंगे? हाँ देंगे। अगर वो 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेते हैं तो उनको नागरिकता हम कैसे देंगे? वो वहाँ के कॉन्सुलेट में जाएंगे, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। कुछ लोग होते हैं बिजी हुए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो उनके लिए भी प्रोविजंस हैं, एप्लीकेशन देंगे। रीज़न क्या था रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का? उनको इंडियन सिटीजनशिप, उनके बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझ में आया? ये किसके लिए होगा? जो बाहर रह रहा हो लेकिन उसके फादर या मदर भारत के नागरिक हों, लेकिन वो जन्म तो लिया नहीं। अगर जन्म नहीं लिया तो बाय बर्थ वाला सिस्टम तो लगेगा नहीं। खून का रिश्ता है तो खून के रिश्ता में पहला कंडीशन 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक अगर के बीच का पीरियड में वो जन्म लिया हो या बीच के पीरियड में वो नागरिकता चाह रहा हो तो उसके फादर का जन्म इंडिया में होना चाहिए। अगर 1992 से 2004 के बीच की बात है तो आइदर पेरेंट का काम हो जाएगा, और 2004 के बाद अगर दोनों के पेरेंट हैं इंडिया के नागरिक तो वो जाओ एप्लीकेशन दे दो, काम समाप्त। अब कुछ लोगों का जन्म के कारण हो गया, कुछ का पापा मम्मी के रिश्ता के कारण हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भारत से प्यार होगा, दे वांट टू लिव इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का योगा, यहाँ का कल्चर में बिताना चाहते हो, उनके लिए क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना रजिस्ट्रेशन का, यहाँ भी सारा अगर पर्पस आप फुल करते हो ना, फुलफिल करते हो, फिर भी मे ही है, मतलब मेरी मर्जी, भारत सरकार की मर्जी। पहला, इलीगल माइग्रेंट ना हो। दूसरा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, मतलब इंडियन ऑरिजिन का होना चाहिए। वो जन्म लिया हो, चला गया हो, या मम्मी पापा जन्म लिए हो, बाहर रह रहे हो, तो वो कैसे अप्लाई करेगा? 7 साल इंडिया में रहो ऑर्डिनरली वीजा पे, फिर अप्लाई कर दो, सिटीजनशिप दे देंगे, मेरी मर्जी होगी तो। या ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं रह रहे हो, पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहर कहीं रह रहे हो। और ए पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर, मतलब अब मान लीजिए कि मैं हूं किसी लड़की शादी कर लेता हूं इंग्लैंड की, अब मेरी तो नागरिकता है यहाँ, लेकिन उसकी नागरिकता कैसे होगी यहाँ? तो उसके लिए क्या है, शादी तो कर लिए, बच्चे होगा, बच्चे हो गए तो उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी? उसकी नागरिकता मिलेगी इससे, बाय बर्थ से, क्योंकि वो इंडिया में जन्म लिया, उसका एक पेरेंट इंडियन है, इसलिए उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वाइफ का क्या? वाइफ के लिए उनको क्या करना होगा? वाइफ के लिए उनको 7 ईयर का वेट करना होगा, तब उसके वाइफ को नागरिकता मिलेगी। आई बात समझे? बच्चा को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वाइफ को नागरिकता कब मिलेगी? 7 साल बाद। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मान लीजिए कि मेरी वाइफ गई घूमने, वहां मेरे को बच्चे हुए, तो उन बच्चे की नागरिकता कैसे मिलेगी? क्योंकि हम दोनों नागरिक हैं, तो उस बच्चे का वहां रजिस्ट्रेशन करा देंगे कॉन्सुलेट में, काम खत्म। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो 18+ हो, फुल एज एंड कैपेसिटी, तो हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज इंडिया, उसके पेरेंट अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उनको नागरिकता दे देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दोनों पेरेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ, मतलब दोनों में से कोई एक कभी भारत के नागरिक रहे हों, और कौन नागरिक? पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले नहीं, आजादी के बाद वाले, तो उनको कैसे नागरिकता देंगे? इंडिया में 12 महीना रहो, मतलब आओ इंडिया में 12 महीना रहो, चेक करेंगे तुम्हारा पेपर कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ के थे, अगर इंडिया में आज़ादी के बाद वो भारत के नागरिक थे, बाद में नागरिकता उनकी चली गई, तो तुम्हें हम भारत का नागरिक दे देंगे। अब लास्ट आता है पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब OCI कार्ड है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और इंडिया में 12 महीने से लिए लगातार रह रहे हैं, उसके बाद अप्लाई कीजिए तो आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन कैसे? मैंने बार बार बताया ये में है, मेरी मर्जी होगी तो दूंगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, इंडियन ऑरिजिन का हो, 7 साल से इंडिया में रह रहा हो, नागरिकता मिल गई। उसके अलावा इंडियन ऑरिजिन का हो, रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इन डिवाइडेड इंडिया, तो भी नागरिकता मिलेगी।
अगर इंडियन में किसी से लड़की या लड़का शादी कर लेता है तो 7 साल यहाँ लगातार रहे तो नागरिकता मिलेगी। अगर किसी ऐसे पेरेंट्स का चाइल्ड है जो विदेश में जन्म लिया बच्चा लेकिन पेरेंट इंडियन है तो नागरिकता मिल जाएगी। या वैसा जो बड़ा हो गया 18 से ऊपर का है, अगर उसके पेरेंट इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन है तो नागरिकता मिलेगी। अगर पेरेंट्स रजिस्टर्ड सिटीजन नहीं है तो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और वो आदमी 12 महीना इंडिया में रहे तो नागरिकता दे देंगे। और अगर OCI कार्ड होल्डर है, इंडियन ओरिजिन का ही आदमी है लेकिन OCI कार्ड होल्डर है तो उसे 12 मंथ रहने के बाद नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। किस प्रोसेस में? रजिस्ट्रेशन में। क्लियर? अब आता है नेचुरलाइजेशन। पहला तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा ये होना चाहिए कि जिस कंट्री का वो आदमी है ना इंडिया में आके रह रहा है उस देश में, मतलब मान लीजिए कि ये कनाडा, अब कनाडा के लोग इंडिया में कनाडा में इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं मिल रही है नेचुरलाइजेशन से, तो इंडियन जो कनेडियन इंडिया आएंगे उनको भी नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और क्या करना होगा? जिस आदमी को नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप चाहिए अब दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़नी होगी। रिसाइड इन इंडिया फॉर 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए खेल क्या है, खेल ये है कि 14 साल में 11 साल यहां रहो। अब कोई मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक है, इंडिया आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, 6 महीना रहा 1 महीना बाहर, फिर 6 महीना रहा 1 महीना, इस तरह से वो इंडिया में रह रहा है और 14 साल में वो 11 साल टोटल कैलकुलेट करके वो 11 साल इंडिया में रह लिया। लेकिन उसको मन है कि मैं नागरिकता लूं तो उसे अब क्या करना होगा? 15वां साल में लगातार 1 साल दैट इज 12 मंथ इंडिया में रहना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन करो तो हम मेरी मर्जी होगी तो मैं तुम्हें नागरिकता दे दूंगा। समझ में आया? क्लियर? मतलब पहला कंडीशन क्या है? लीगल नहीं हो। दूसरा उस देश के नागरिक हो जिस देश में इंडियन को नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिलती है। और तीसरा उस देश की नागरिकता तो आपको छोड़नी पड़ेगी। और चौथा 11 महीना 14 साल 11 साल 14 साल में रहो, उसके बाद 1 साल लगातार रहो तो आपको नागरिकता दिल जाएगी। और कैरेक्टर भी तो अच्छा होना चाहिए, दूसरे देश के भगोड़ों को हम नागरिक थोड़े बनाएंगे यहाँ। और अब इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, नहीं आती है भाई तो इंडिया में रह के काम कैसे करोगे भाई? मराठी भी नहीं आती, कोई लैंग्वेज नहीं है तो इंडिया में जो शेड्यूल लैंग्वेज है ना भाई 22 लैंग्वेज, उनमें से एक लैंग्वेज आना चाहिए। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन मानोगे तभी तो इंडिया में रह पाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मानोगे तो नहीं। अब अदनान सामी है जो ग्रेट सिंगर, उनको भारत सरकार ने बोला कि आप रहिए इंडिया में, हम आपको फ्री में नागरिकता देते हैं। फ्री का नागरिकता मतलब ये सारे कंडीशन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा इसीलिए हो गया कि ये देखो भावा, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट मेक एनी प्रोविजन। समझ में आई बात? पार्लियामेंट की मर्जी है, उसको मन होगा तो दे देगा। अब बात आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम, ये सब इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज है इंडिया में, पहले नहीं थे आज़ादी के टाइम। तो इनके लिए अलग अलग एक्ट या लॉ बना के उनको सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे पौंडीचेरी के लिए सिटीजनशिप एक्ट बनाया, लॉ ऑर्डर आया 1962 में कि उसके नागरिक भारत के नागरिक इस कंडीशन पे होंगे। तो पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है ऐसा कि किसी को भी इंडियन टेरिटरी जो एक्वायर करती है उसको सिटीजनशिप दे दे। मिल गई सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप जाएगी भी तो भाई जाएगी। स्कूल में एडमिशन मिलता है तो कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं करोगे तो गए बाबा। तो क्या है? पहला, अगर सिटीजनशिप छोड़ देता है, मतलब हम कनाडा के नागरिक अगर बन गए, यूएसए के नागरिक अगर बन गए, तो वी ऑल नो कि आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो डुअल सिटीजनशिप कहता है ना भाई, मैंने बताया। देखिए वर्ड आर्टिकल 9 से अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन नागरिकता गई। तो यहां क्या कह रहा है? यहां भी तो यही कह रहा है ना कि अगर वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता गई। वेरी गुड। लेकिन अगर उसका बच्चा 18 से कम का है तो उसकी भी नागरिकता गई। लेकिन जैसे ही उसका बच्चा 18 से ऊपर का होगा उसको कहेगा नहीं पापा आप तो जाओ यूएसए में रहो, मैं तो अपने देश भारत में ही रहूंगा, तो भारत सरकार उसको सिटीजनशिप दे देगी। दूसरा, एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अब मान लीजिए कि हम गए कनाडा, वहां की सिटीजनशिप ले लिए लेकिन इंडिया में बताए नहीं, फ्रॉड किए इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो इंडियन सिटीजनशिप भी गया। एक तरीका हमने दान कर, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे रुपए आपने दान कर दिया तो वो हो गया रिनोकेशन। तो टर्मिनेशन, आपने पैसे कमाए लेकिन गलत तरीके से कमाए तो आपका वो पैसा ऐसे भी चला जाएगा दान में,
भारत सरकार के पॉकेट में, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेशन, मतलब एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री एंड नॉट टेलिंग टू इंडिया देन यू विल टर्मिनेटेड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब बेइज्जती करके आपको भारत के नागरिकता से बेदखल कर दिया जाएगा, आपके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। डेप्रिवेशन, अब भारत सरकार भी कभी कभी चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है। कैसे? अब आपने फ्रॉड किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गलत सलत बोला हो, या दूसरे देश की हेल्प की हो वॉर के टाइम में, या नागरिकता मिल मतलब नेचुरलाइजेशन से नागरिकता मिली, हमने पढ़ा नेचुरलाइजेशन के बारे में, ठीक याद है, वेरी गुड। अब नागरिकता मिल गई, दूसरे देश में रह रहे हैं, घूमने गए, अब वहां 2 साल सजा के लिए जेल हो गया, तो भी आपकी नागरिकता गई। कब? नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर। तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द लॉस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। ओके, वेरी गुड। अब आती है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की बात है। मैंने पहले ही बताया सिंगल सिटीजन का मतलब वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर डिसाइड टू मेक इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिहारियों अगर जाते हैं महाराष्ट्र तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं। इन चीज़ों को उस समय रोकने के लिए ही हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई, ताकि वी ऑल आर कॉल्ड इंडियन, नॉट बिहारी, नॉट बंगाली, नॉट आसमीज, नॉट अदर। ठीक, अब इससे इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि होल ओवर इंडिया में हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल ड्यूटीज मिलती हैं। अगर ड्यूअल सिटीजनशिप होता लाइक अमेरिका और कनाडा, तो क्या होता कि हमारे डुअल राइट्स हो जाते, हमारी डुअल ड्यूटीज भी हो जाती, और हो सकता है एक चॉइस क्रिएट होता, हो सकता है बिहार अपने नागरिकों को ज़्यादा सम्मान देता, ज़्यादा वैल्यू देता, और दूसरे राज्य में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वहां के लोकल लोगों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में क्या है, स्पेशल आरक्षण है, लाइक आंध्र प्रदेश। तो ये सिंगल सिटीजनशिप की बात है। आज का वीडियो हो गया है लंबा, तो मैं वीडियो को यहीं पॉज करूंगा और पार्ट 2 लाऊंगा सिटीजनशिप का, जिसमें मैं करंट से रिलेटेड टॉपिक्स लाइक NRI क्या होते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स क्या होते हैं, PIO क्या होता है, भारत सरकार इन दोनों को मिलाकर OCI क्यों किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर इतना हंगामा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, NRC जो आसाम में हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, NPR की जो चर्चा होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आपका सारा डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंजॉय।